हेलो गाइज, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आई एम द फेडेड विलन मनहुआ के चैप्टर 344 को। अगर आपने पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, इसलिए पहले उसे जरूर चेक कर लीजिए। तो गाइज, आज का चैप्टर शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। मैंने एक्सप्लेनर वर्ल्ड नाम से एक नया यूट्यूब चैनल शुरू किया है जहाँ मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जम्बी अपोकैलिप्स स्टोरी का लगभग 2.5 घंटे का एक्सप्लेनेशन अपलोड किया है। अगर आपके पास थोड़ा सा समय हो तो प्लीज एक बार जरूर जाकर उसे चेक करें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में दे दिया है। वीडियो देखने के बाद अपना ओपिनियन और फीडबैक कमेंट में जरूर बताइएगा। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं। गुचेंग गहरी सोच में डूब गया। वह होंगी प्राचीन इमॉर्टल पैलेस और चिंग यी के साथ अपने संबंध के बारे में लगातार विचार कर रहा था। उसे याद आया कि चान होंग यी का नाम उसी वजह से रखा गया था क्योंकि चिंग यी के साथ उसकी पहचान इतनी प्राचीन थी कि वह इमॉर्टल पैलेस की स्थापना से भी पहले की थी। तभी जब फीनिक्स लेडी हुआंग यू का रिकंस्ट्रक्शन और रीजेनरेशन पूरा हो रहा था, एक विशाल प्रकाश स्तंभ सीधे आसमान को चीरते हुए बादलों के पार निकल गया। जैसे ही वह रोशनी धीरे धीरे गायब हुई, पूरे आकाश में एक भव्य फीनिक्स का प्रतीक उभर आया। अलग अलग क्षेत्रों के कल्टीवेटर्स ने सिर उठाकर देखा। तभी फीनिक्स की गूंजती हुई पुकार पूरे रीलम्स में फैल गई और सभी ने एक डाओ अचीवर की बेहद शक्तिशाली ऑनरा महसूस की। हर कोई स्तब्ध रह गया और सोचने लगा कि क्या यह अद्भुत घटना युहुआ इमोर्टल डायनेस्टी से आ रही है। सभी बेचैनी से यही जानना चाहते थे कि आखिर अभी अभी हुआ क्या है। दूसरे क्षेत्र में मौजूद एक कल्टीवेटर ने एक गहरी टेक्निक का इस्तेमाल करके दूर का दृश्य देखा और हैरानी से भरकर बोला कि ऐसा लग रहा है जैसे युहुआ इमॉर्टल डायनेस्टी की फीनिक्स फेदर एम्प्रेस सचमुच दोबारा जीवित हो गई हो। हुआंग यू पूरी तरह पुनर्जीवित होकर शांत भाव से अपने नए शरीर को देखने लगी। पास खड़ा एम्परर अविश्वास से उसे देखता रह गया और कांपती आवाज में अपने एंसेस्टर को पुकार बैठा। हुआंग यू की आंखों में आंसू भर आए। उसने क्लाउड मिस्ट की ओर गहरा प्रणाम करते हुए सीनियर का दिल से धन्यवाद किया कि उन्होंने उसका शरीर वापस लौटा दिया और उसे एक नया जीवन प्रदान किया। उसने कहा कि इतनी महान कृपा और उपकार का बदला चुकाने का उसके पास कोई तरीका नहीं है। तभी घूमती हुई क्लाउड मिस्ट के भीतर से गुचेंग की शांत आवाज सुनाई दी, अंदर आ जाओ। हुआंग यू ने उत्साह से सिर झुकाया और आदर पूर्वक बोली, यस। तभी एम्परर ने जल्दी से अपने एंसेस्टर को पुकारकर विनती की कि युहुआ इमॉर्टल डायनेस्टी अब भी उनकी वापसी का इंतजार कर रही है और राज्य के सभी कार्य उनके नेतृत्व की प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन अगले ही पल हुआंग यू की आंखों में भयंकर क्रोध भर उठा। उसने ठंडी आवाज में उन्हें चुप रहने का आदेश दिया और डांटते हुए कहा कि वे इतने समय से लगातार शोर मचा रहे थे। उसने गुस्से से पूछा कि आखिर किसने उन्हें सिखाया कि जब उनके एल्डर्स बात कर रहे हों तब बीच में टोकना चाहिए। फिर उन्हें तुरंत वहां से निकलकर बाहर इंतजार करने का आदेश दिया। डर से कांपते हुए एम्परर और जनरल ने गहराई से झुककर एक साथ कहा यस और तुरंत वहां से पीछे हट गए। रास्ता साफ होते ही हुआंग यू तेजी से डिवाइन रूइंस के भीतर चली गई ताकि वह चेंग से मिल सके। जैसे ही हुआंग यू गू चेंग के पास पहुंची, उसने बिना एक पल की देरी किए उसे कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे और वह रोते हुए बोली कि आखिरकार वह उससे मिलने के लिए तैयार हो ही गया। सिसकियों के बीच उसने बताया कि उसके बाद उसने कई हजारों सालों तक उसे हर जगह खोजा। इतना लंबा समय बीत गया कि अब उसे सालों की गिनती तक याद नहीं रही। हर दिन उसके दिल में यही डर बना रहता था कि कहीं डिवाइन रूइंस की गहराइयों में मेडिटेशन करते करते हमेशा के लिए दुनिया से चला तो नहीं गया। फिर उसने हल्का सा सिर झुकाकर धीमी आवाज में कहा कि उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि वह वास्तव में इस युग का व्यक्ति ही नहीं है। गुचेंग ने शांत स्वर में जवाब दिया और पूछा कि पिछली मुलाकात के बाद से वह कैसी रही। फिर उसने हमेशा की तरह स्नेह से उसे लिटिल हुआंग यू कहकर पुकारा। हुआंग यू ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा कि तो यही सीनियर का असली रूप है। उसने स्वीकार किया कि यह उसके मन में बनी हुई कल्पना से बिल्कुल अलग था। दूसरी ओर टाओ याओ चुपचाप उन दोनों को देख रही थी। उसने मन ही मन सोचा कि यह दृश्य कितना परिचित लग रहा है क्योंकि उसे याद था कि अतीत में भी चान होंग यू और गुचेंग ने ठीक इसी तरह एक दूसरे को गले लगाया था। तभी हुआंग यू ने बगल की ओर देखा और उसे एहसास हुआ कि वहां वे दोनों अकेले नहीं हैं। वह तुरंत एक कदम पीछे हट गई। उसके गालों पर हल्की सी लाली छा गई और उसने संकोच से पूछा, आई एम सॉरी, लेकिन ये कौन है? टायो याओ ने शांत मुस्कान के साथ उसे आश्वस्त करते हुए कहा कि वह न तो इस लॉर्ड की वाइफ है और न ही उसकी डाउ कंपेनियन। यह सुनते ही हुआंग यू ने राहत की सांस ली और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान लौट आई। उसके पास एक हल्की दिल के आकार की चमक भी झिलमिलाने लगी। लेकिन अगले ही पल टायो याओ ने मुस्कुराते हुए आगे कहा कि गुचेंग अभी अभी अपनी शादी पूरी करके आया है और इतना ही नहीं, उसके पास डाउ कंपनीज की भी कोई कमी नहीं है। ये शब्द सुनते ही हुआंग यू के चेहरे की चमक पल भर में गायब हो गई और उसका दिल गहरी निराशा में डूब गया। तभी गुचेंग ने तुरंत बात बीच में रोक दी और कहा कि उसने उसे यहाँ कुंजी यूनिवर्स से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा करने के लिए बुलाया है। हुआंग यू ने तुरंत अपने भावों पर काबू पाया और गंभीरता से सिर हिलाया। गुचेंग ने गंभीर स्वर में चेतावनी दी कि बहुत जल्द इस यूनिवर्स में ऐसी भयानक जंग छिड़ने वाली है जिसकी कल्पना भी वह नहीं कर सकती। जो भी कल्टीवेटर या कोई
भी जीवित प्राणी यहाँ रुकने का फैसला करेगा उसका अंतिम परिणाम केवल राख बन जाना होगा। उसने कहा कि वे सभी निर्दोष हैं, इसलिए जितने अधिक लोगों को बचाया जा सके उन्हें तुरंत यहाँ से निकाल देना चाहिए। हुआंग यू ने गहराई से सिर झुकाकर सीनियर का धन्यवाद किया और बिना किसी देरी के बोली कि वह अभी इसी क्षण यह काम पूरा करेगी। अगले ही पल वह अलग अलग क्षेत्रों के ऊपर बिजली की गति से उड़ने लगी। उसकी शक्तिशाली आवाज पूरे आकाश में गूंज उठी। मैं ये हुआ इमॉर्टल डायनेस्टी की फीनिक्स फेदर एम्प्रेस हूँ। सभी कल्टिवेटर्स और सभी जीवित प्राणी तुरंत जीवेई डाओ डोमेन खाली कर दें। उसने यही चेतावनी बार बार दोहराई ताकि उसकी आवाज पूरे क्षेत्र में फैल जाए। सभी कल्टिवेटर्स और सभी जीवित प्राणी तुरंत जीवेई डाओ डोमेन छोड़ दें। उसकी आवाज पूरे विशाल कॉस्मोस में गूंजती रही और अंत में उसने अंतिम तथा सबसे गंभीर चेतावनी दी, यदि जीवित रहना चाहते हो तो तुरंत कुंजी यूनिवर्स छोड़ दो। एक वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग महान युद्ध आने वाला है। जब वह अगले क्षेत्र में पहुंची तो चारों ओर से काउंटलेस कल्टिवेटर्स उसके सामने इकट्ठा हो गए। कांपती आवाज में वे उससे विनती करने लगे, प्लीज एम्प्रेस हमारा मार्गदर्शन कीजिए। वहीं दूसरी ओर कुछ कल्टिवेटर्स ने उसके आदेश का कड़ा विरोध किया। उनका कहना था कि यही उनका घर है और चाहे दुश्मन कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो वे इसे कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। सभी ने एकजुट होकर अंतिम सांस तक लड़ने की कसम खा ली। हुआंग यू का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि फिर उन्हें अपने जीवन और मृत्यु के परिणाम स्वयं ही भुगतने होंगे। जीवेई डाओ डोमेन के लगातार बाहर निकलते कल्टिवेटर्स को देखकर उसने मन ही मन सोचा कि जीवेई डाओ डोमेन की निकासी शायद बिना किसी बड़ी समस्या के पूरी हो जाएगी। जहां तक बाकी छोटे छोटे वर्ल्ड्स का सवाल था, उसके डिवाइन सेंस इनकारनेशंस पहले ही वहां जाकर संदेश पहुंचा चुके थे। अब जो कुछ होगा वह केवल भाग्य पर निर्भर करेगा। कई दिन बाद गुचेंग फिर से गहरी मेडिटेशन में बैठा था। वह पूरे रियलम की स्थिति के बारे में सोच रहा था। उसके अनुमान के अनुसार अधिकांश जीवित प्राणी अब तक लगभग कुंजी यूनिवर्स छोड़ चुके होंगे। अब अगला चरण शुरू करने का समय आ गया था। वह वर्ल्ड ट्री और एपिक ट्री के बीच मौजूद रेजोनेंस का उपयोग करके अपने इनर यूनिवर्स और कुंजी यूनिवर्स के बीच एक स्थिर और मजबूत कनेक्शन स्थापित करने वाला था। अपने इनर वर्ल्ड के बारे में सोचते हुए उसने महसूस किया कि यदि उसके भीतर बहुत अधिक जीवित प्राणी आ गए तो पूरे वर्ल्ड की कार्यक्षमता पर भारी असर पड़ेगा। हालांकि ये नए जन्मे बड़े और छोटे वर्ल्ड्स अपर रियलम के करोड़ों लोअर रियलम्स की बराबरी नहीं कर सकते थे, फिर भी उनमें अब एक प्रारंभिक रूप विकसित हो चुका था। उन वर्ल्ड्स के भीतर वास्तविक वर्ल्ड विल मौजूद थी जो इस युग के अपूर्ण नियमों और एराडाओ फ्रूट का ही एक हिस्सा थी। वह इल्यूजन से रियलिटी की ओर बढ़ते हुए इस यूनिवर्स की हेवनली डाओ विल को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेकर उसकी जगह लेने का निश्चय कर चुका था। तभी जैसे ही सैकड़ों बैटलशिप्स कुंजी यूनिवर्स से रवाना हुई, हेवनली डाओ विल अचानक फिर से जाग उठी। आसमान में दो विशाल आंखें प्रकट हुईं जो भागते हुए पूरे फ्लीट को घूरने लगी। कुंजी यूनिवर्स के लोगों ने भी तुरंत इस असामान्य परिवर्तन को महसूस कर लिया। एम्परर ने जनरल ल्यू से पूछा कि क्या उसने भी कुछ अजीब महसूस किया है। जनरल ल्यू की आंखों में हल्की चमक उभरी और उसने गंभीर स्वर में कहा कि हेवन एंड अर्थ यूनिवर्स का मालिक मानो बदल चुका है। प्राइम मिनिस्टर ने अनुमान लगाया कि शायद यह सब डिवाइन रूइंस के मास्टर का काम है। इसी समय टाओ याओ ने गुचेंग से पूछा कि क्या सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। गुचेंग ने शांत स्वर में उत्तर दिया कि सब कुछ तैयार है और अब चारा पूरी तरह फेंका जा सकता है। अगले ही पल एराडाओ फ्रूट की हल्की सुगंध पूरे कुंजी यूनिवर्स में फैलने लगी। तुरंत एक चकाचौंध कर देने वाली प्रकाश किरण आकाश को चीरती हुई निकली और एराडाओ फ्रूट की वह अद्भुत खुशबू अपने साथ कई यूनिवर्सेस तक पहुंचा दी। पूरे अपर रियलम में वह सुगंध पल भर में फैल गई और अनगिनत शक्तिशाली अस्तित्वों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। चारों ओर हलचल मच गई। सभी समझ गए कि इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। यह निस्संदेह एराडाओ फ्रूट की ओर थी और इस बार उसकी लोकेशन भी बेहद स्पष्ट थी। अगले ही क्षण हर दिशा से काउंटलेस शक्तिशाली कल्टिवेटर्स उसी दिशा में बिजली की गति से उड़ पड़े। आकाश में आवाजें गूंजने लगीं। सभी एक दूसरे को जल्दी करने के लिए पुकार रहे थे और कह रहे थे कि इमॉर्टैलिटी प्राप्त करने का इससे बड़ा अवसर फिर कभी नहीं मिलेगा। वन आइड ओल्ड डाओइस्ट ने बगल में नजर डालते हुए कहा कि इतने बड़े अवसर के बावजूद बुद्धा माउंटेन ने हैरानी की बात है कि केवल एक एंशिएंट बुद्ध को भेजा है। इसके जवाब में बुद्ध चना ने शांत स्वर में कहा कि बुद्ध माउंटेन के कल्टिवेटर्स के पास अपनी कार्मिक स्टेटस प्राप्त करने के लिए इमॉर्टल रोड के अलावा भी दूसरे रास्ते हैं, इसलिए उन्हें इस एक अवसर पर सब कुछ दांव पर लगाने की जरूरत नहीं है। दूसरी ओर होंगे और बुल डीमन दूर खड़े होकर यह भव्य दृश्य देख रहे थे। अनगिनत शक्तिशाली कल्टिवेटर्स को एक ही दिशा में उमड़ते हुए देखकर होंगे ने धीमे से कहा कि यह सचमुच एक अद्भुत नजारा है। बुल डीमन ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा और पूछा कि क्या वे दोनों भी वहां नहीं जाएंगे। होंगे ने सपाट स्वर में जवाब दिया कि उसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर उसने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और कहा कि अगर वह वहां गया तो बस कड़ाही में एक और बीफ का टुकड़ा बढ़ जाएगा और डिवाइन रूइंस के मास्टर की स्टिर फ्राई की खुशबू थोड़ी और बढ़ जाएगी। इतना कहकर उसने सहजता से
सामने की स्पेस को चीर कर एक वॉइड खोल दिया और धीरे से बुदबुदाई कि आज आने वाली इस विनाशकारी आपदा की तुलना में प्राचीन काल में मरने वाले सभी लोग वास्तव में ट्रू इमोर्टल्स या यहाँ तक कि इमोर्टल किंग्स थे। बुल डीमन ने उसे भीतर कदम रखते देखा तो जल्दी से पूछा कि वह कहाँ जा रही है। होंगिया ने बिना पीछे देखे उत्तर दिया कि वह ट्रू इमोर्टल एकेडमी में एक पुराने दोस्त से मिलने जा रही है। यह सुनते ही वहां मौजूद भीड़ हैरानी से हाँफ उठी। सभी आपस में फुसफुसाने लगे कि वह वहां क्या करने जा रही है। होंगिया आगे बढ़ी और ठंडे स्वर में बोली, अगर मरना नहीं चाहते तो रास्ते से हट जाओ। तभी एक और व्यक्ति उसके सामने आकर उतरा और ऊंची आवाज में पूछा कि ट्रू इमोर्टल एकेडमी में घुसने की हिम्मत किसने की है। नीचे खड़ी भीड़ फिर से चौंक उठी और फुसफुसाने लगी कि वह 6 क्राउन किंग है। सभी कह रहे थे कि वह पहले ही क्वाजी एम्परर रियलम में प्रवेश कर चुका है और अब एकेडमी का एल्डर बन चुका है। धीरे धीरे धूल बैठी तो 6 क्राउन किंग सामने खड़ा था। जैसे ही उसकी नजर होंगे पर पड़ी वह पूरी तरह जड़ हो गया। सदमे में उसका शरीर तक नहीं हिला। होंगे बिना कुछ कहे उसके पास से आगे निकल गई, जबकि 6 क्राउन किंग स्वयं एक तरफ हट गया। पूरी भीड़ पर गहरा सन्नाटा छा गया। तभी एक वृद्ध डाविस्ट अपने पेविलियन से बाहर आया और मुस्कुराते हुए बोला कि आखिरकार होंगे आ ही गई। चान होंगी ने उसे देखते ही कहा कि उसकी चोटें अभी भी बहुत गंभीर हैं। उसने अंदाजा लगाया कि उसी ने उस समय तायो याओ के लिए वह अटैक झेला था। ओल्ड डाविस्ट ने अपने शरीर की ओर देखते हुए शांत स्वर में कहा कि उस पाम स्ट्राइक ने उसे बेहद कष्ट दिया था और आज तक वह पूरी तरह ठीक नहीं हो पाया। उसने बताया कि केवल इसलिए वह इतने लंबे समय तक जीवित रह सका क्योंकि उसका असली रूप एक पत्थर था। होंगे ने शांत स्वर में कहा कि उस समय अगर उनके मास्टर सचमुच उसे मारना चाहते तो ओल्ड डाविस्ट कभी भी उस पाम स्ट्राइक को रोक नहीं पाता। ओल्ड डाविस्ट ने सिर हिलाकर सहमति जताई और कहा कि केवल वही नहीं बल्कि होंगे भी बच नहीं पाती। फिर उसने पूछा कि अगर उनके मास्टर वास्तव में उसे मारना चाहते थे तो उन्होंने उसे डीमन बेयरिंग एबिस में गिराकर क्यों छोड़ा और उनके जैसे अस्तित्व ने दोबारा रिकॉर्डिनेट होकर फिर से कल्टीवेशन कैसे शुरू कर दी। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा कि इन सभी सवालों के जवाब वह कभी समझ नहीं पाया। बहुत सी बातें ऐसी थीं जिनके कारण केवल उनके मास्टर ही जानते थे। फिर उसने हल्की आह भरते हुए कहा कि शायद अब तो उनके मास्टर स्वयं भी उन कारणों को नहीं जानते होंगे। चान होंगी ये कुछ देर तक चुप रही, फिर धीरे से बोली कि उसके और उसके बीच की दुश्मनी केवल उसी एक घटना तक सीमित नहीं थी। इसके बाद उसने ओल्ड डाविस्ट से पूछा कि क्या उसने कभी उनके मास्टर से सीधे इन सवालों का जवाब मांगने के बारे में सोचा है। ओल्ड डाविस्ट ने बेपरवाही से उत्तर दिया कि अब वह उस स्थान को छोड़ ही नहीं सकता। उस युग की जो टेबू औरा उसके शरीर से चिपकी हुई थी, उसने स्वयं उसे एक टेबू अस्तित्व बना दिया था। यदि वह जबरदस्ती वहां से बाहर निकलने की कोशिश करता तो तुरंत राख बनकर मिट जाता। उसने शांत स्वर में कहा कि अगर उसे सारे जवाब पता भी हों तब भी वह कुछ नहीं कर सकता। चान होंग ये आगे बढ़ी और सिर हिलाकर बोली कि यह सच है। फिर उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा कि उसे अच्छी तरह पता है कि गुचेंग इस समय क्या करने वाला है। उसने स्वीकार किया कि शुरुआत में उसकी इच्छा थी कि वह उसकी पूरी योजना को नष्ट कर दे और ठीक सफलता के अंतिम क्षण में उसे असफल बना दे। लेकिन ओल्ड डाविस्ट की बातें सुनने के बाद उसे अचानक एहसास हुआ कि ऐसा करना पूरी तरह निरर्थक होगा। ऑल राइट गाइज, यहीं पर यह वीडियो खत्म होता है और इसका अगला चैप्टर अब नेक्स्ट वीक आएगा। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और वीडियो को हाइप करना बिल्कुल मत भूलना ताकि ऐसे ही और अमेजिंग चैप्टर्स जल्दी आते रहें।